नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 11th लेक्चर है, जिसमें कि अगेन हम आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने आपके गेट 2019 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है लीनियर अलजेब्रा को सीखने में, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसमें हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि इस सीरीज़ का 51st प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के आपके पास आपको एक मैट्रिक्स ए है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल और मिनिमल पॉलीनोमियल आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए प्लस आई की आपसे रैंक पूछी है। देखिए कैसे करेंगे इसे। आपको मैट्रिक्स सी ए लैम्डा आपको गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज लैम्डा -1, लैम्डा +1 की पावर 4 एंड लैम्डा -2 की पावर 5। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल सकते हैं। सो सिंस डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 + 4 + 5 which is 10. It implies order of matrix A is 10 cross 10. It implies order of matrix A is 10 cross 10 मैट्रिक्स। यहाँ से मुझे ऑर्डर ऑफ ए मिल गया। अब मैं चलता हूँ मिनिमल पॉलीनोमियल के ऊपर। मैं मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ m of a lambda is equal to lambda -1, lambda +1 और lambda -2। ये आपकी मिनिमल पॉलीनोमियल है। नाउ सिंस my minimum polynomial is product of all distinct linear factor, it implies A is diagonalizable matrix। ये आपकी जो मैट्रिक्स कैसी होगी? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी, बिकॉज my minimum polynomial of A is product of all distinct linear factors, so it implies A is diagonalizable matrix। और अगर A diagonalizable matrix है, then for every eigenvalue my geometric multiplicity is same as its algebraic multiplicity। It implies for every eigenvalue lambda of A we have metric multiplicity of lambda is equal to algebraic multiplicity of lambda। अब मैं लैम्डा के टू माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट यूज करता हूँ। देन इम्प्लाइज फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1 gm ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू -1 इज इक्वल टू algebraic multiplicity of लैम्डा इक्वल्स टू -1। बट मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल के अंदर आपकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? -1 के आपके पास, इट इज 4। लैम्डा +1 की पावर कितनी आपके पास? 4 है। इट इम्प्लाइज फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 माई अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 4। सो इट इम्प्लाइज gm ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू -4 इज 4। आपको लैम्डा इक्वल टू -1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बन जाएगी? 4 आ जाएगी, विच इम्प्लाइज डायमेंशंस ऑफ सबस्पेस E-1 इज इक्वल टू 4। दिस आइगन स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -1। उसकी डायमेंशन कितनी है आपके पास? 4 है।
it implies this is nullity of a plus I is 4. अगर इसकी नलिटी आपकी 4, इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ a plus I is equal to 10 minus nullity of a plus I, which is 4. So it implies this is 10 minus 4, which is 6. So rank of a plus I is 6. It implies rank of a plus I matrix is equal to 6. हमने यहाँ पर 10 यूज क्यों किया है? क्योंकि आपकी जो मैट्रिक्स a प्लस आई है दिस इज 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, तो आपके जो यहाँ पे हमने रैंक नलिटी थ्योरम में आपको n कितना यूज किया है? 10 यूज किया है. नलिटी इज 4, सो बाय रैंक नलिटी थ्योरम माय रैंक ऑफ a प्लस आई विल बी 10 माइनस 4 विच इज 6. तो इस क्वेश्चन आंसर कितना होगा आपका? 6 होगा. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इस वीडियो का सेकंड प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर है. सिंपल प्रॉब्लम है. कंसीडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस P2 of all polynomial of degree at most 2 over the field of real numbers with inner product of fg is just integral of f into g over interval 0 to 1 for fg belongs to P2. Let P0, P1 and P2 be an orthogonal set in P2. जहाँ आपको F0, F1 और F2 की आपकी वैल्यू गिवन है एंड C1, C2 और C3 आर रियल कांस्टेंट. आपको वैल्यू निकालनी है 2C1 प्लस C2 प्लस 3 टाइम्स C3 की वैल्यू आपको निकालनी है. तो देखिए आपको गिवन क्या है कि आपका जो सेट है कैसा है? ऑर्थोगोनल सेट. इट मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ F0 एंड F1 इज 0. inner product of F0, F2 is 0, inner product of F1 and F2 is 0. ये आपका होगा बिकॉज द सेट इज ऑर्थोगोनल सेट. अब हम यूज करते हैं पहली चीज को कि आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ F0 एंड F1 इज 0. दिस इंप्लाइज F0 की वैल्यू कितने आपके पास? दिस इज 1 और F1 कितने आपके पास? t प्लस C1. सो t प्लस C1 इज 0. बट इसकी डेफिनेशन क्या इनर प्रोडक्ट की? इट इज जस्ट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 इंटू में t प्लस C1 dt इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज t स्क्वायर बाय 2 प्लस C1t लिमिट फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू 0. so it implies half plus C1 equal to 0, so it implies my C1 equal to minus half. It implies my C1 equal to minus 1 by 2. मुझे C1 की वैल्यू पता चल गई. अभी मैं यूज करता हूं आपका F0 और F2 का इनर प्रोडक्ट भी कितना है? 0 है. Also inner product of F0 and F2 is also 0. F0 is just 1. F2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं आपके पास. F2 इज t स्क्वायर प्लस C2. t स्क्वायर प्लस C2 टाइम्स F1. F2 is t square plus C2. It is t square plus C2 F1 plus F3 plus C3 equal to 0. It implies inner product of 1 with t square plus inner product of 1 with C2 F1 plus inner product of 1 with C3 is 0. So it implies क्या आएगा यहाँ से? इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 दिस इज t स्क्वायर dt प्लस
C2 बाहर आ जाएगा, 1 का और F का इनर प्रोडक्ट विच इज 0 to 1 F1 dt प्लस 0 to 1 C3 dt इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दिस इज 1/3। इसको अब सोल्व करें, यहाँ से कितना आएगा 1/3 आ जाएगा, प्लस C2 F1 कितना आपके पास, F1 is T प्लस C1, बट C1 की वैल्यू कितनी हमने निकाली, -½ निकाली, तो T -½ बन जाएगा ये। तो मैं F1 is T -½ इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो दिस इज जस्ट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 T -½ into dt प्लस C3 और यहाँ पर आ जाएगा T फ्रॉम 0 to 1 विच इज 0, इट इज 1/3 प्लस C2 T -1/2 का होल स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस C3 इक्वल टू 0, बट ये वाला की 0 हो जाएगी, दिस इज जस्ट 1/3 प्लस C2/2 इंटू में अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 -½ हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 -1/4 प्लस C3 इक्वल टू 0, सो इट इम्प्लाइज दिस विल बी 0, सो C3 इक्वल्स टू -1/3, इट इम्प्लाइज my C3 equals to -1/3। अब हम यूज करते हैं my F1 F2 का इनर प्रोडक्ट भी कितना है 0 है। नाउ यूजिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ F1 and F2 is equal to 0, F1 is T -1/2, F2 हमारे आपके पास क्या था T² प्लस C2F1, T² प्लस C2F1 प्लस C3 इक्वल टू 0। जैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का आपको मिल जाएगा C2 की वैल्यू, और वो C2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -1। तो सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर दो इक्वेशन सॉल्व करी है, सिंपल इंटीग्रेशन है, सॉल्व करने के बाद आपको C2 वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से -1, सो इट इम्प्लाइज जो मुझे वैल्यू निकालनी है कितनी हो जाएगी, इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स C1 प्लस C2 प्लस 3 टाइम्स C3, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, कितना हो जाएगा 2 इंटू -1/2, C2 इज -1 प्लस 3 टाइम्स -1/3, so this is -3। तो इस क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा आपका -3, दिस विल बी -3। एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर, इसका आंसर कितना आपका -3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 इस सीरीज का। क्वेश्चन आपके पास लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर रियल फील्ड इफ W1 इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस सच दैट A is equal to A transpose conjugate and W2 is subspace set of all those matrices whose trace is 0, and find the dimensions of W1 plus W2। ये आपको डायमेंशन निकालनी है, इसलिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, dimensions of W1 plus W2 is equal to dimensions of W1 plus dimensions of W2 minus dimensions of W1 intersection W2। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। उसको निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 3 नंबर चाहिए। डायमेंशन ऑफ W1 कितना होगा, डायमेंशन ऑफ W2 कितना होगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना होगा। तो पहले हम डायमेंशन ऑफ W1 निकालते हैं। नाउ पहले W1 क्या आपके पास, W1 is set of all those matrices from V such that A is equal to A transpose
A conjugate transpose, which means set of all matrices from V such that A is equal to A star, means A is Hermitian matrices. तो अब इसको मैं डायमेंशन निकालता हूँ स्पेस W1 की। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A को। A is 3x3 matrix, so my let A equals to A11 plus iota B11, A12 plus iota B12 और A13 plus iota B13। आपकी जो मैट्रिक्स है उसकी जेनेटिक्स कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और आपका A21 प्लस आयटा B21, A22 प्लस आयटा B22 और A23 प्लस आयटा B23, and then finally A31 प्लस आयटा B31 और A32 प्लस आयटा B32 और A33 प्लस आयटा B33। ये आपकी हमने मैट्रिक्स जूम कर लिया, आपकी मैट्रिक्स A है। नाउ अब ये मैट्रिक्स क्या सेटिस्फाइड कर रही है, मैट्रिक्स A is equal to A star, means A is equal to A conjugate transpose। इसका मतलब क्या हो जाएगा, if my AI, then it implies, this implies Aij plus iota Bij is equal to Abi minus iota Bji। This statement implies this value। Now comparing real and imaginary part, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, it implies my Aij is equal to Abi and Bij is equal to minus Bji। ऐसे मिल गया। नाउ ये आपको रिलेशन मिल गया कोफिशिएंट्स के बीच में, मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स के बीच में। नाउ फॉर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, फॉर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जो आपके डायगोनल एलिमेंट नहीं है उनके लिए क्या होगा, माई Aij will be same as Abi, just like symmetric matrices, and by Bij will be negative of Bji, just like skew symmetric matrices। तो यहाँ को क्या मिलेगा, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल माई A21 will be same as my A21, my A12 same as A21, and B12 will be same as minus B21। Similarly A13 will be same as A31 and B13 will be same as minus B31। It implies अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल आपके ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनको अगर मैं फिक्स कर देता हूं, इफ दे गेट फिक्स्ड, दिस थ्री एंट्रीज गेट फिक्स्ड, दिस दिस एंड दिस, देन दिस विल ऑटोमेटिकली गेट फिक्स्ड। इट इंप्लाइज आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल यहाँ से, दो वेरिएबल यहाँ से, दो वेरिएबल यहाँ से आपके 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और जो ऊपर वाले 6 हैं वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे अगर आप नीचे वाले को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास टोटल यहाँ से और यहाँ से आपके पास 6 वेरिएबल्स आए जो कि इंडिपेंडेंट हैं, और इस ऊपर वाले आपके क्या इंडिपेंडेंट है टोटली इनके ऊपर। नाउ व्हाट अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, अब डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा आपका Ai इक्वल टू J हो जाएगा। सो इट इम्प्लाइज फ्रॉम दिस, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा,
4 डायगोनल एलिमेंट्स, इसको लिख सकते हैं 4 डायगोनल एलिमेंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 4 डायगोनल एलिमेंट्स, माई ai इक्वल्स टू ai, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट bii will be equals to minus bii, so it implies bii must be 0. So it implies my 2bii is 0, so it implies my bii will be 0. मीन्स आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, 0 है। It implies my b11 will be 0, will be 0, b22 will be 0 and b33 will be 0. So only 3 वेरिएबल आपके पास बच जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, a11, a22 एंड a33। तो आपको डायगोनल एलिमेंट से कितने फ्री वेरिएबल मिलेंगे, 3 फ्री वेरिएबल मिलेंगे, 3 फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे। और नीचे से आपको कितने मिल रहे थे, 6 मिल रहे थे। टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 9 फ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे यहाँ पे, 3 डायगोनल से और 3 अच्छे आपके नीचे से, डायगोनल के नीचे से। ऊपर वाले ऑटोमेटिकली गैस फिक्स हो जाएंगे जो आपने नीचे वाले को फिक्स कर दिया है। इट implies there will be total 6 plus 3 which is 9 free variables. It implies dimensions of my W1 is actually 9. It implies dimensions of W1 is 9. ओके, अब हम W2 पे चलते हैं। W2 कौन सा स्पेस था, वो सारी मैट्रिक्स जिनका ट्रेस कितना है, 0 है। My W2 is equal to set of all matrices from V such that trace of A is 0. अब A का ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, और वो क्या था आपके पास, A11 प्लस आर्टा B11 प्लस A22 प्लस आर्टा B22 प्लस A33 प्लस आर्टा B33 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स, मुझे ऐसा क्या मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज A11 प्लस A22 प्लस A33 is 0 and B11 plus B22 plus B33 is also 0. It implies my A11 is equal to minus A22 minus A33 and my B11 is equal to minus B22 minus B33. तो यहाँ से सिर्फ आपका पास 2 ही वेरिएबल कैसे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन कौन से, A11, there is only 2 dependent variable which are A11 and B11. This and this are only 2 dependent variable, only dependent variable. जबकि मैट्रिक्स ए में टोटल कितने वेरिएबल्स आपके पास, 18 वेरिएबल्स हैं। इन मैट्रिक्स ए we have total 18 variables and so in matrices A which belongs to W2 there will be there will be 18 minus 2 which is 16 free variables. It implies dimensions of W2 is 16. तो आपकी जो W2 से डायमेंशन कितनी हो जाएगी, पास 16 हो जाएगी। अब मुझे डायमेंशन निकालनी है W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन निकालनी है। नाउ डायमेंशंस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2।
So let A belongs to W1 intersection W2. It implies A belongs to W1 and A belongs to W2. मीन्स आपकी जो A मैट्रिक्स है कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मीन्स A इज इक्वल टू A स्टार एंड A ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0. ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0 ये आपको गिवन है. अब मुझे ऐसे मैट्रिक्स के अंदर ये निकालना है कि कितने फ्री वेरिएबल्स होंगे. नाउ अगर आपका मैट्रिक्स W1 के अंदर है तो हमने क्या देखा था, उसमें कितने फ्री वेरिएबल बचे थे, when A belongs to W1 there was कितने फ्री वेरिएबल थे W1 के अंदर, 9. There were 9 free variables. 9 free variable. और 9 कैसे आए थे आपके पास, 3 यहां से और 6 यहां से. 6 वेरिएबल यहां से आए थे और 3 आपके यहां से आए थे. अब आपकी जो मैट्रिक्स है वो W2 में भी बिलोंग कर रही है, मीन्स उनका जो डायगोनल का सम है कितना है, 0 है. इट इंप्लाइज A11 प्लस A22 प्लस A33 इज आल्सो 0. इट इंप्लाइज माई A11 इज इक्वल टू माइनस A22 माइनस A33. तो अब मेरे पास सिर्फ इन तीनों में से सिर्फ 2 फ्री वेरिएबल बचे. कौन सा, एक तो ये और एक ये. देयर विल बी ओनली 8 फ्री वेरिएबल्स. इट इंप्लाइज there will be 8 free variables for A which belongs to W1 intersection W2. It implies dimensions of W1 intersection W2 is 8. It implies dimensions of W1 intersection W2 is 8. अब मैं फॉर्मूला में पुट कर दूंगा इन वैल्यूज को. तो मैंने वैल्यू क्या निकाले आपके पास, 8, 16 एंड 9. तो आंसर विल बी so dimensions of W1 plus W2 is equal to dimensions of W1 plus dimensions of W2 minus dimensions of W1 intersection W2. और ये W1 की डायमेंशन कितनी निकाली थी हमने, 9 और W2 की कितनी निकाली थी, 16. इट विल बी 9 प्लस 16 माइनस 8 तो जाएगा 9 प्लस 8 विच इज 17. तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज 17. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 17. तो एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54. अगेन आपका गेट 2019 का क्वेश्चन है. प्रॉब्लम क्या आपके पास, let P to the vector space of all polynomial of degree at most 2 over R and let a linear transformation T from P2 to P2 defined by आपको एक linear मैप दे रखा है. Consider the following statement. आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं, आपको चेक करना है उसमें कौन कौन सा आपकी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है. तो चलिए क्या करते हैं, पहले हम स्टैंडर्ड बेस लेते हैं P2 का. तो लेट B इक्वल्स टू 1 x and x square is basis of P2.
तो मैं पहले निकाल रहा हूं इसकी रेंज ऑफ टी क्या होगी। देन range of t will be equals to span of t of 1, t of x and t of x square। इन तीनों वेक्टर का जो स्पैन होगा वो आपको क्या होगा, रेंज ऑफ टी होगा। तो पहले मैं तीन वेक्टर निकालता हूँ। टी ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, टी ऑफ x की वैल्यू क्या होगी और टी ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। पहले टी ऑफ 1 निकालते हैं। तो मैं टी ऑफ 1 इज टी ऑफ 1 क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 0 इंटू में x प्लस 0 इंटू में एक्स स्क्वायर। तो माई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0 यहाँ पुट कर देंगे। मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से 1, b एंड c बोथ आर 0, इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो t ऑफ 1 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So my t of 1 is 1 plus x square। Similarly t of x के लिए निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा आपके पास, 1 plus x आएगी, आप चेक कर सकते हैं। t of x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इट विल बी माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। तो रेंज ऑफ t विल बी, that implies range of t is equal to span of 1 plus x square 1 plus x माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों वेक्टर का जो स्पैन होगा वो आपकी रेंज होगी। बट अगर वो जो थर्ड वेक्टर आप देखेंगे तो क्या है, पहले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। इट मीन्स दिस वेक्टर इज द span of first two vectors, so it implies range of t is actually span of, it implies range of t equal to span of 1 plus x square and 1 plus x। सिर्फ दो वेक्टर के ही आपका जो स्पैन होगा वो आपको पूरा रेंज इक्वल होगा। इट implies my rank of t is 2 here, so it implies my rank of t is 2, since dimensions of v is 3, since dimensions of v which is p2 is 3, it implies my nullity will be 1। it implies nullity of t is equal to 1। तो नल स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी आपके पास, 1 होगी ना। अब कुछ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट सेकेंड, द रेंज ऑफ टी इज स्पेंड बाय द सेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स। ये आपका ट्रू है, हमने अभी प्रूफ किया है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, द नल स्पेस ऑफ टी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास वेक्टर क्या है, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ टी ऑफ -1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, बाय डेफिनेशन दिस इज a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पे बनेगी, 0। बाई a प्लस बी, बाई a इज -1 here, b is 1 and c is 1, so a plus b will be 0। so 0 plus x का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, x का कोफिशिएंट which is b minus c, and b minus c again 0, so this is 0x। और x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आपके पास यहाँ पे, a plus c which is again 0, is 0। it implies t of -1 plus x square equal to 0। so it implies this vector belongs to null space of t। it implies -1 plus x square belongs to null space of t। बट मैंने ऑलरेडी पता है कि नल स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 1 है। बट नलिटी ऑफ t
nullity of t is 1, it implies null space is just scalar multiple of this vector. It implies null space of t is equal to scalar multiple of -1 plus x square where alpha belongs to real line. आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट हो क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. अब हम करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट को चेक करते हैं. इफ m इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस 1x and x square of p2 देन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m इज 3. तो पहले मैट्रिक्स निकालते हैं m क्या होगा. m इज, तो t ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था. t ऑफ x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1 प्लस एक्स था. और t ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी थी आपके पास, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. अगर मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिस तो मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पे, m विल बी इक्वल्स टू, इससे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, इट विल बी 1 0 1 और टी ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, इट विल बी 1 1 0 नहीं, टी ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ टी ऑफ एक्स. एंड देन टी ऑफ एक्स स्क्वायर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इट विल बी 0 -1 एंड 1. ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस. अब यहाँ पर ट्रेस कितना बनेगा, ऑब्वियसली 3 बनेगा. ट्रेस ऑफ m is equal to 1 plus 1 plus 1 which is 3. So my option fourth is also statement fourth is also true statement. Also true statement. What about statement third, t square of 1 plus x is equal to 1 plus x square. t square of 1 plus x के लिए निकालते हैं, t square of 1 plus x which is t of 1 plus x. Now t of, this is t of 1 plus t of x which is t of 1 की वैल्यू कितनी आपके पास, 1 plus x square था, पुट कर दिया हमने. और t of x की वैल्यू कितनी आपके पास, 1 plus x था, वैल्यू पुट कर दी. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से इट इज t of x square plus x plus 2. Again this will be equals to t of x square plus t of x plus 2 times t of 1. अगेन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. t of x की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. t of x की वैल्यू आपके पास थी 1 प्लस एक्स और 2 टाइम्स t of 1 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो उसको सिंप्लीफाई करें आपको क्या आ जाएगा, इट विल बी 3x स्क्वायर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस 3 विच इज 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो माय स्टेटमेंट थर्ड इज फॉल्स स्टेटमेंट. इट इज एक्चुअली 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट आपसे वो क्या बोल रहा है, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. So only first, second and fourth are true statements. So my option B will be correct, and hence option A, C and D will be wrong. Again एक इजी सा क्वेश्चन था आपका गेट 2019 का. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो होगा, अगेन आपका ये गेट 2019 का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट M बी ए 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 0 2 and a विद रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स u v and w आपको गिवन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको पता करना है आउट ऑफ दिस विच वन इज ट्रू. तो देखिए कैसे करेंगे इसे.
मैट्रिक्स इज 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Matrix is 3x3 symmetric matrix. It implies this matrix must be diagonalizable because every symmetric matrix is diagonalizable. This is diagonalizable matrix. एक तो आपको ये पता चलेगा आपकी जो मैट्रिक्स है कैसी है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। हमें एक प्रॉपर्टी और भी यूज करनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, लिख देते हैं। इफ v1 and v2 are two eigenvectors corresponding to eigenvalue λ1 and λ2, where λ1 is not equal to λ2, then अभी जो दो वेक्टर हैं v1 और v2 वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। then v1 is perpendicular to v2, so it implies inner product of v1 and v2 is 0। फिर हमारा मैट्रिक्स इज ऑब्वियसली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, वेयर माई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक, माई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अगर आपके मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं देन अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं तो उन कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम एक पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। आपके मैट्रिक्स की बनाएंगे, आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। पहला वेक्टर का है पास u विच इज 4b and c, तो मैट्रिक्स विल बी 4bc, जो पहला कॉलम होगा 4bc, और दूसरा वेक्टर है क्या आपके पास -1 2 and 0, -2 1 and 0, थर्ड इज आई थिंक 1 1 1 है, यस 1 1 1। सेकेंड में शायद रॉन्ग कर दिया, -1 2 0 है, इट विल बी -1 2 0, -1 2 0 एंड दिस इज 1 1 1। ये आपकी मैट्रिक्स है जिसके जो कॉलम्स होते हैं आइगन वेक्टर्स हैं। ओके, आपको जो पहला आइगन वेक्टर है किस कोरस्पॉन्डिंग है आपका, किस आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग है आपके पास 0 के, सेकंड वाला 2 के कोरस्पॉन्डिंग है और तीसरा वाला आपका a के कोरस्पॉन्डिंग है। तो दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू 0, correspond to 2 and this correspond to a, and these are eigen values। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, corresponding to two different eigen values, so they must be perpendicular। तो दोनों डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट implies 4bc डॉट -1 2 0 मस्ट बी 0, डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा इस चीज का कि 4 × -1 प्लस b × 2 प्लस c × 0 मस्ट बी 0। इट implies -4 + 2b मस्ट बी 0, इट implies b मस्ट बी 2। तो आपको b वैल्यू आपको मिलेगी कितना, 2। ओके, व्हाट अबाउट a? तो यहाँ आपका a की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, व्हाट इज a? अब a के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक आइगन वेक्टर पता है विच इज 1 1 1, ठीक है। तो मैं क्लेम में कर रहा हूं कि माई a मस्ट बी 2, माई a मस्ट बी 2। वी क्लेम दैट a इज इक्वल टू 2। आपका जो a है वो 2 होगा। वाई 2 होगा, बिकॉज इफ लेट माई a इज नॉट इक्वल टू 2, मान लेते आपका जो a है वो 2 नहीं है, 2 नहीं है तो क्या होगा,
my a is not equal to 2, so this vector will be corresponding to eigenvalue which is different from 2, and this vector is corresponding to eigenvalue 2, so they must be perpendicular, but their dot product is not 0 because their dot product is -1 into 1 plus 2 into 1 plus 0 into 1, which is -1 plus 2, which is 1, which is not equal to 0. तो अगर आपका ये a different from 2 है, then that dot product must be 0, which is not here. It implies my a must be 2. It implies then a must be 2. आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि a आपके 2 क्यों होगा, बिकॉज अगर a 2 नहीं होगा तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग दो वेक्टर्स मिल रहे हैं जो परपेंडिकुलर नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, सो a मस्ट बी 2. तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स की वो क्या आपके पास कितनी है. इट इम्प्लाइज 0, 2 and 2 आर द आइगन वैल्यूज. ऑफ मैट्रिक्स M. अब ऐसे ये पता चल गया, तो मुझे अब B की वैल्यू भी पता है और A की वैल्यू पता है. अब मुझे C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन अब दिस वेक्टर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 एंड दिस वेक्टर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू A which is 2, so their dot product must be 0, so it implies 4 plus b plus c must be 0. It implies 4 into 1 plus b into 1 plus c into 1 must be 0. It implies 4 plus b plus c must be 0. It implies c is -4 minus b, और b वैल्यू कितनी 2 है, so it implies c equal to -6. तो a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू कितनी -6 है. So first statement is correct, so this is correct statement. Okay, what about statement second? आपका एक वेक्टर x गिवन है 0, 3/2 and half. क्या उसको सेटिस्फाइड करते हैं कि mx इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू. अगर हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं, my x is actually equals to, which is equals to 0, 3/2 and half, and this is equals to half times v, which is -1, 2, 0 plus half times w, which is 1, 1, 1. It implies my x is equal to यहाँ पे half of v plus half of w. It implies m of x is equal to, it implies my m of x is equal to half m of v plus half m of w. But v क्या आपके पास आइगन वेक्टर है corresponding to आइगन वैल्यू 2, so m of v must be equal to 2v, so this equals to half of 2v plus half. Again my w is eigen vector corresponding to eigen value 2, so m of w must be 2w. This is 2w, so this is just v plus w. So my mx is equal to v plus w, so my second statement is also true statement. It's also true. It's also true. What about statement third? For any d belongs to span of u v w, m of x is equal to d has a solution. Now आपके u v w के आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं, तो आपकी मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है. सो इट इंप्लाइज स्पैन ऑफ u v w इज एक्चुअली इक्वल्स टू r क्यूब, सो दिस स्पैन इज एक्चुअली इक्वल टू r क्यूब. तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है वो, इफ फॉर एनी वेक्टर d belongs to r cube, mx equal to d has a solution, and this is false. Why? Because 0 is eigenvalue of m. Since 0 is eigenvalue
ऑफ m, इट इम्प्लाइज m का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा आपके पास 0. इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ m मस्ट बी लेस देन 3. इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट vector d belongs to R cube such that mx equal to d have no solution. आपके पास ऐसे वेक्टर मिलेंगे आर क्यूब के अंदर जो कि इसके रेंज में नहीं है, और रेंज में नहीं होने का मतलब क्या है कि आपका एम एक्स इक्वल टू डी का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको. सो माई ऑप्शन थर्ड इज, स्टेटमेंट थर्ड इज फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज फॉल्स. This is false statement. Now, trace of matrix m square plus 2m is 8. This is also false. Why this is so? This is because m square plus 2m into my u is equal to m square u plus 2m of u, but u is eigenvector corresponding to eigenvalue 0, so it implies my m of u is equal to 0. So this value is 0, which is 0 into mu. It implies u is 0 is eigenvalue of matrix m square plus 2m, so it implies 0 is eigenvalue of matrix m square plus 2m. ओके, अगर मैं यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 2m इंटू मैं 2 इंटू v लिखता हूँ, इट विल बी m स्क्वायर इंटू v प्लस 2m इंटू v. बट v क्या आपके पास आइगन वेक्टर है corresponding to eigenvalue 2. It implies my m of v is equal to 2 times v. इसको यहाँ यूज करते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 2m इंटू v विल बी इक्वल्स टू m ऑफ m v के लिए आपके पास 2v है प्लस 2 टाइम्स 2v, इट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स m of v plus 4 of v, this again 2v plus 4v, which is 8v. It implies 8 is eigenvalue of matrix m square plus 2m. It implies m square plus 2m has eigenvalue 8. और उसका कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सा आपके पास, u है. also m square plus 2m इंटू में w इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8w. आप इसको चेक कर सकते हैं विथ, जैसे कि हमने v के साथ किया है, एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि wv क्या आपके पास आइगन वेक्टर है ऑफ m कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2. इट इम्प्लाइज आपका जो वेक्टर w है वो क्या है आपके पास आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग, 8 के करस्पॉन्डिंग. बट v और w तो कैसे हैं आपके पास, इंडिपेंडेंट है. बट v एंड w आर इंडिपेंडेंट, बट v एंड w आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. इट मीन्स आपका जो आइगन स्पेस आएगा करस्पॉन्डिंग टू 2, उसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है. इट इम्प्लाइज gm of lambda equals to 8 is 2 for matrices m square plus 2m. इस मैट्रिक्स की gm of lambda 8 की वैल्यू कितनी आपके पास 2 आएगी, एंड gm of lambda equal to 0 is 1 for matrices m square plus 2m. बट m स्क्वायर प्लस 2m मैट्रिक्स कैसे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट m square plus 2m is symmetric matrix because m is symmetric.
बिकॉज m is symmetric. अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इट इम्प्लाइज J must be equals to arithmetic, J must be equals to algebraic, it implies Gm of lambda equals to algebraic multiplicity of lambda for each lambda. It implies my characteristic polynomial of, it implies my characteristic polynomial of m square plus 2m is equal to lambda minus 0 and lambda minus 2 की पावर lambda minus 8 की पावर. तो आपके पास 8 आइगन वेक्टर. So it implies trace of m square plus 2m is equal to 8 plus 0 which is 16. So trace of matrix m square plus 2m is actually 16. So my option substituent fourth will be wrong. So only first and second statement are true, and hence my option B will be correct and rest will be false. This is correct. तो ये क्वेश्चन था जहां पर हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस का यूज किया, उसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, वो ऑर्थोगोनल होते हैं, उसको मैंने यूज किया. अब क्योंकि मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल है तो उसका GM और A आपके इक्वल होते हैं किसी भी आइगन वैल्यू के लिए, वो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया. तो इन पर्टिकुलर एक आपको एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको यूज़ करने पड़े. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अगेन 5 प्रॉब्लम करेंगे रियल एनालिसिस की. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे कुछ मदद मिलेगी लिनियर अलजेब्रा को सीखने में. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके. तो टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे.